हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी टेबल। आज के दिन भारत छोड़ो जो यात्रा है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस हो रहा है, बहस हो रही है। कभी राहुल गांधी की 45,000 या 47,000 की कुछ टी शर्ट की बात हो रही है, कभी मरी हुई कांग्रेस को रिवाइव करने की बात हो रही है, कभी कुछ। अब मेरा ऐसा मानना है कि इस मामले में एक पर्सपेक्टिव तो पॉलिटिकल व्यू वाला होता है कि पॉलिटिकल व्यू क्या है। पॉलिटिकल व्यू ये होता है कि आप एक पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी को आंख बंद करके फॉलो करते हैं या आपकी नज़र में वो पॉलिटिकल पार्टी सही है। ऐसी सिचुएशन में आप दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को या तो क्रिटिसाइज करते हैं या फिर ओपनली उसके दुश्मन टाइप के बन जाते हैं और खुलकर उसका अपोज करते हैं, गालियां वालियां में बक देते हैं जैसे भी। लेकिन एक न्यूट्रल व्यू होता है। न्यूट्रल व्यू के अंदर आप इंडिया को सबसे पहले रखते हैं और इंडिया को रखने के बाद आप क्या सोचना चाहेंगे या क्या सोचना चाहिए उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दिया जाता है। अब ये टॉपिक शुरू करूं उससे पहले छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन कि दोस्तों, अगर आप यूपीएससी, पीसीएस, आरएएस वगैरह जो भी तैयारी कर रहे हैं या फिर आप किसी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ स्पेसिफिकली वनडे एग्जाम वालों को भी जोड़ा गया है। तो आप एनसीईआरटी के बेसिक कंसेप्ट्स की वजह से नॉर्मली कई बार परेशान रहते हैं। ऐसे में हमने एनसीईआरटी का बेसिक कंसेप्टर बैच लॉन्च किया है। 500 रुपीज पर मंथ इसकी फीस है। 500 रुपीज पर मंथ इसकी फीस है और इस वजह से आप इसमें थोड़ा जल्दी आप एनरोल कर सकते हैं। स्टडी टेबल हमारी ऐप का नाम है, गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। कोर्स जो है वो लगभग 5 महीने में खत्म हो जाएगा। 1 साल तक उसको हम आपको अवेलेबल करवा लेते हैं ताकि आप बार बार उस लाइव वीडियोस को, रिकॉर्डेड लेक्चर्स को देख सकें और अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकें। अब आ जाते हैं दोस्तों टॉपिक के ऊपर। टॉपिक है हमारा भारत जोड़ो यात्रा। देखिए, इसमें हमारे पास दो पर्सपेक्टिव होते हैं। एक पर्सपेक्टिव है जिसमें हम एक पॉलिटिकल माइंडसेट से किसी भी चीज को समझते हैं। मेरा ऐसा मानना यह है कि इस टाइम पर जिस तरीके से अभी 2024 जैसे चुनाव आने जा रहे हैं, पॉलिटिकल माइंडसेट से सोचने की जगह अभी हमें एक कंट्री के माइंडसेट से सोचना ज्यादा जरूरी है। आप समझिए, ना तो मैं बीजेपी की बुराई करने वाला, ना ही कांग्रेस की तारीफ, या कांग्रेस की बुराई या बीजेपी की तारीफ। इस समय हमारी जो पार्टी है, कंट्री है, वो वन पार्टी रूल की तरफ बढ़ चली है। और उस वन पार्टी रूल के अंदर सिंगल पार्टी जो है वो इतनी ज्यादा ताकतवर हो चुकी है कि अब इसे सत्ता से हटा पाना, और ये मैं मानता हूं कि अगले 20 साल तक इसे सत्ता से हटा पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल सा लग रहा है। क्योंकि कोई भी पार्टी जो इस टाइम बीजेपी को टक्कर दे सके, चाहे वो काडर के मामले में देखें, चाहे वो हम आइडियोलॉजी के मामले में देखें, चाहे हम यहाँ पर लीडरशिप के मामले में देखें, चाहे वो एक्सपेंशन इन इंडिया के अंदर जितने स्टेट्स में कोई भी पार्टी फैली हुई है उसे देखें, बीजेपी के आसपास भी कोई पार्टी नहीं ठहर रही है। इसमें कोई शक की बात नहीं। लेकिन जब हम इसे अपनी डेमोक्रेसी के फॉर्मेट में देखते हैं, तो डेमोक्रेसी एक बहुत अच्छा पार्ट भी है कि इसमें वॉइस ऑफ कॉमन मासेस सुनी जाती है। और जब वॉइस ऑफ कॉमन मासेस सुनी जाती है तो उसके लिए हमें कहीं ना कहीं पार्टी सिस्टम की तरफ बढ़ना होता है। और अगर हम ये चाहें कि वॉइस जो है वो सबकी सुनी जाए तो हम मल्टी पार्टी सिस्टम की तरफ भी बढ़ चलते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे उस मल्टी पार्टी सिस्टम से हम लोगों ने एक नेगेटिविटी ये देखी कि हमारी प्रोग्रेस का 91 से लेकर, और मेरा मानना है 2014 तक का जो फेज है वो बुरे तरीके से खराब हुआ है, क्योंकि वहां मल्टी पार्टी सिस्टम था। और यहां तक कि हमारे देश की पिछली सरकारों पर आरोप ये भी लगे हैं कि अगर देखा जाए तो 2000 अटैक के ऊपर अंदर पाकिस्तान को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज ना दे पाने के पीछे भी एक पार्टी पॉलिटिक्स ही थी। और उसी तरीके से बहुत सारे मामलों में, चाहे 1-2-3 डील हुई, उसमें जो कम्युनिस्ट पार्टियां थी उन्होंने कांग्रेस से अपना जो सपोर्ट वापस लिया, उसके पीछे भी कहीं ना कहीं मल्टी पार्टी सिस्टम था। और ऐसी बहुत सी बार हुआ कि हमारा लगभग 1991 से 1989 से लेकर और 1999 तक लगातार इतनी सारी पार्टियां आयाराम गयाराम की फॉर्म में आई और इतने प्रधानमंत्री देखे कि हमने बहुत बुरा दौर देखा। ऐसे में ऑब्वियस सी बात है, हमारे देश को एक स्टेबिलिटी चाहिए थी और उस स्टेबिलिटी की वजह से हम कहीं ना कहीं चाइना जैसे कंट्रीज के कंपैरिजन में आए, वो हम चाहते थे।
इस स्टेबिलिटी के लिए हम लोगों को बीजेपी और बीजेपी का लीडर नरेंद्र मोदी जो है वो बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है, और मैं भी इस मामले में सपोर्टिंग बीजेपी के सपोर्ट में खड़ा रहता हूं कि हाँ, हमें एक स्टेबल पार्टी चाहिए। लेकिन इस स्टेबल पार्टी के अंदर ऑटोक्रेसी कहीं ना आ जाए, मैं ये मान रहा हूं नहीं है, लेकिन अगर पॉसिबिलिटी है तो हम उसी टाइम पर एक टाइम इस साथ में भूल जाते हैं कि डेमोक्रेसी की ब्यूटी गवर्नमेंट नहीं है, डेमोक्रेसी की ब्यूटी है इसका अपोजिशन। और असलियत में वॉइस ऑफ कॉमन मासेस जो है वो अपोजिशन ही होता है। हम 2014 के बाद से अपने पूरी कंट्री में जिस चीज को यह कह सकते हैं कि ढूंढ नहीं पा रहे या समझ नहीं पा रहे या यूं कहें कि मिसिंग है, वो है अपोजिशन। अपोजिशन कभी समझ ही नहीं पा रहा इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के दौरान कि असलियत में उसे करना क्या है। और मैंने ऐसे बहुत सारे मामले देखे हैं जहां जनता से जुड़े मुद्दे, खासकर कांग्रेस को जनता से जुड़े मुद्दे उठाने चाहिए थे, लेकिन जनता से जुड़े मुद्दे उठाने की जगह इसने, इन पार्टी वालों ने अपनी वाई कैटेगरी, जेड कैटेगरी की जो सुरक्षा है या जेड प्लस कैटेगरी की जो सुरक्षा है उसके ऊपर ध्यान ज्यादा दिया। और क्योंकि उसके ऊपर ध्यान ज्यादा दिया तो बहुत सारे मामलों में मेरा ऐसा मानना है कि जहां पर बीजेपी के अगेंस्ट कांग्रेस एक स्ट्रॉन्ग स्टेप ले सकती थी या एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन का रोल प्ले कर सकती थी, वो नहीं कर पाई। और यही कारण है कि 2019 के अंदर कांग्रेस का कुछ खास सा रिवाइवल नहीं हुआ, शायद 2 या 5 सीटें बढ़ी। और अभी भी 2024 के मामले में भी देखेंगे तो कहीं ना कहीं इस समय पर हालात कांग्रेस के, ना केवल कांग्रेस के लेकिन पूरे विपक्षी पार्टियों के खराब है। अब हालात तो यहां तक आ चुके हैं कि अपोजिशन पार्टीज के साथ साथ जो बीजेपी के अलाइड फोर्सेस, अलाइड पार्टीज हैं, वो भी इस समय बीजेपी के एक्सपेंशन से या बीजेपी की ग्रोथ से इतना डर चुके हैं कि जो शिवसेना और अकाली दल का हाल हुआ है, नीतीश कुमार का और मायावती जैसों का हाल हुआ है, जो किसी समय पर बीजेपी के सहयोगी दल रहे, उनको जिस तरीके से निपटाया है बीजेपी ने, तो हर कोई इस समय पर डरा हुआ सा है। ऐसे में ऑब्वियस सी बात है, कहीं ना कहीं हम कांग्रेस को सत्ता में आते हुए देखने से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये देखना पसंद करेंगे कि वो अपोजिशन के अंदर अपना जो रोल है वो सही तरीके से प्ले कर रहे हैं। अगर वो अपोजिशन में अपना रोल सही तरीके से प्ले करे तो लोगों को लगेगा कि जो वॉइस ऑफ कॉमन मासेस है, वॉइस ऑफ कॉमन मासेस है, वो वॉइस ऑफ कॉमन मासेस यहां वो बन के उभरेगा, यहां वो बन के उभरेगा। इसे समझिए, समझे? अब ये वॉइस ऑफ कॉमन मासेस अगर बन के उभरेगा तो लोग अपने आप अपोजिशन पर भरोसा करना शुरू कर देंगे। अभी इस समय पर जो समस्या है वो असलियत में उनकी 47,000 रुपए की टी शर्ट का मामला नहीं है, उनके जूतों से लेकर उनके कपड़ों से लेकर किसी भी चीज का मामला नहीं है। बात जो डिबेट है वो तो कहीं और जा रही है, वो डिबेट तो है ही नहीं। असली डिबेट ये है कि क्या बीजेपी के अगेंस्ट में हमारा विपक्षी दल जो लगातार ढह रहा है, और शायद अगर 2024 के इलेक्शंस में इसने अच्छा रोल प्ले नहीं किया या इसने अच्छा एक तरीके से एग्जाम्पल सेट नहीं किया या अच्छा परफॉर्म नहीं किया, तो शायद ऐसा हो सकता है कि कांग्रेस का डिमाइज हो जाए और कांग्रेस जो बची खुची जगह पर है वहां से भी सूपड़ा साफ हो जाए। क्योंकि मानिए अशोक गहलोत बूढ़े हो चुके हैं राजस्थान से निपटने की तैयारी में, दिग्विजय सिंह कमलनाथ के बाद कांग्रेस के पास कोई लीडरशिप नहीं है जो यंग लीडरशिप हो, तो मध्य प्रदेश से, और छत्तीसगढ़ का हाल बुरा है, झारखंड का हाल बुरा है, पश्चिम बंगाल उड़ीसा में है नहीं, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र के अंदर हालात खराब हैं। अब यहां पर तेलंगाना के अंदर, आंध्रा में कहीं पर भी देखेंगे कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो चुका है। अब साउथ के 2-3 स्टेट्स को छोड़ दिया जाए और सेंट्रल इंडिया के कुछ स्टेट्स को छोड़ दिया जाए,
तो यहां पर अगर इस कांग्रेस की जगह पर आम आदमी पार्टी खड़ी होती हुई नजर आई तो कांग्रेस की और बुरी दुर्गति हो जाएगी। हमारा देश और आम आदमी पार्टी कांग्रेस का वोट ज्यादा खींच रही है, बीजेपी को इतना नुकसान नहीं पहुंचा रही, क्योंकि बीजेपी का जो वोट बैंक है वो इंटैक्ट है। अगर आप कांग्रेस अभी भी जो वोट बैंक लोग वोट्स लेने की वो कैपेसिटी रखती है, अगर वो फिर दोबारा से डिवाइड होती हुई नजर आई तो उसका वोट बैंक डिवाइड हुआ तो रही सही सीटें और खत्म हो जाएगी, और उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस का डिमाइज, कांग्रेस की मृत्यु निश्चित है। जिस कांग्रेस को लॉर्ड कर्जन नहीं खत्म कर पाया, जिस कांग्रेस को और दूसरे लोग नहीं खत्म कर पाए, इस कांग्रेस को बीजेपी भी नहीं खत्म कर पाएगी। इस कांग्रेस को कांग्रेस खुद खत्म करेगी अगर कांग्रेस की लीडरशिप आज की पॉलिटिक्स समझकर देश की अंदर सत्ता पर कब्जा करने की जगह कम से कम जो अपोजिशन की पोस्ट है उसको ढंग से रोल प्ले करते। अगर बीजेपी ऐसा करने में, वो कांग्रेस ऐसा करने में कामयाब हुई तो मेरे हिसाब से कांग्रेस का रिवाइवल होगा, और कांग्रेस का अगर अपोजिशन की सीट पर रिवाइवल हुआ तो आने वाले समय में कहीं ना कहीं इंडिया जो है वो एक बैलेंस्ड डेमोक्रेसी की फॉर्म में आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। मुझे अभी कोई शिकायत नहीं है अपने सरकार से, लेकिन मेरा ऐसा मानना यह है कि दुनिया के अंदर एग्जाम्पल देखा गया है कि जब जब डेमोक्रेसी में अपोजिशन नहीं रहा तब तब डेमोक्रेसी में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हुई हैं, और जब फिर प्रॉब्लम्स आई हैं तो उस वैक्यूम को भरने के लिए अगले 20-30 साल खराब हुए हैं। हालांकि मेरा मानना है अगले 20 साल तक बीजेपी को हटा पाना एक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल सा जॉब है, लेकिन फिर भी 20 साल बाद तक हम बिना किसी अपोजिशन के रहें तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगले कुछ सालों में ऑटोक्रेसी के यहाँ पर जो सिम्टम्स हैं वो दिखाई देने लग जाएं, और जिस तरीके से गुजरात के अंदर एक कठपुतली मुख्यमंत्री बिठा रखा है, वैसे हिंदुस्तान के बाकी हिस्सों में हमें कठपुतली मुख्यमंत्री की फॉर्म में बहुत से नेता दिखाई देने लग जाएं। अगर ऐसा हुआ तो देश के अंदर बड़ा ही डेमोक्रेसी को बड़ा ही नुकसान होगा। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि कांग्रेस को पहला तो टारगेट अपोजिशन में जो उसकी सीट है उसे कंसोलिडेट करने की तरफ करना चाहिए। दूसरा टारगेट होगा इसका कि अलग अलग स्टेट्स में अपनी पार्टी को रिवाइव करे, और आखिरी टारगेट होगा कि दोबारा से गद्दी पर बैठे। और सबसे बड़ा चैलेंज इसके अंदर आम आदमी पार्टी है, जो उनकी इस पोजीशन को लगातार ग्रैब करती जा रही है। आगे आने वाले समय में क्या होता है वो वक्त बताएगा। ये भारत जोड़ो यात्रा कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी या कितना ज़्यादा कामयाब होगी ये वक्त बताएगा, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि ये जो भारत छोड़ो यात्रा है, अगर ये कामयाब होती है तो इतना, कम से कम इतनी कामयाब हो जाए कि हमारा अपोजिशन जो है वो रिवाइव हो जाए। मैं ये बिल्कुल नहीं चाहूँगा सरकार उखाड़ के फेंकते हुए, वो लोग आप सब समझे, लेकिन अभी कम से कम हमारा अपोजिशन रिवाइव हो जाए। अब वो किस हिसाब से, कैसे, किस तरीके से रिवाइव होगा वो वक्त बताएगा दोस्तों। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।